नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव के लोग। मैं हूं राम जी यादव। आमने सामने में आज हमारे साथ हैं ब्रजेश यादव जी, जो कि एक स्वतंत्र जन संस्कृति कर्मी हैं, लोक कलाकार हैं और गायक हैं। ब्रजेश यादव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह मनुवाद के खिलाफ जन संस्कृति के प्रचार के लिए, जन संस्कृति के विकास के लिए समर्पित कर दिया है इन्होंने जीवन। आपने जेएनयू से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की, लेकिन बिना किसी और पेशे में गए नौकरी इत्यादि को, पैसे कमाने को उन्होंने दोयम दर्जे पर ठहराते हुए जनता के बीच जाने का जो काम किया, जो प्रयास किया जनता के बीच जाने का, उसको लगातार ये जारी रखे हुए हैं। अब इन्होंने एक अपनी टीम बनाई हुई है और लगातार जो है वो तमाम सारे आयोजनों में जाते हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि कैसे उनकी यात्रा शुरू हुई और कैसे उनका गांव कहाँ है और किस तरीके से वो जेएनयू गए। और वहाँ से जब वो पढ़ कर निकले तो तमाम सारे लोग जब नौकरियों में जाते हैं, अपना करियर बनाते हैं, तो उन्होंने अपने को स्वतंत्र संस्कृति कर्मी के रूप में कैसे विकसित किया, क्या उनकी प्रतिबद्धता है। ब्रजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपका जन्म कहाँ हुआ और कौन से गांव से आप संबंध रखते हैं? हमारा गांव सुल्तानपुर ज़िला उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर जनपद है और कमियां बहाउद्दीनपुर गांव, डाक खाना हरथुआ बभनपुर, परगना अलदेव मऊ, थाना अखंड नगर, तहसील कादीपुर लगता है। ये पहले जौनपुर में ही था पर अब सुल्तानपुर लगता है। तो वहाँ से अच्छा, उसमें ये कहना चाहिए ना कि परिचय के जन्म स्थान के तौर पर कि ये भोजपुरी और अवधी का संधि क्षेत्र है। भोजपुरी जो है वो हमारी अवधी को एकदम दरेर कर जाती है। क्या बात तो कवि के तौर पर कहिए कि या एक भाषा के विद्यार्थी के तौर पर ये बहुत कीमती बात है। आपकी प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई तो गांव में ही, जेएनयू तक पहुंचने की यात्रा कैसी रही आपकी? पढ़ाई लिखाई तो पहले गांव में प्राइमरी में ही पढ़े हम, 8 तक, कक्षा 8 तक जूनियर हाई स्कूल वहीं गांव पे ही है। और उसके बाद हाई स्कूल इंटर भैया हमारे ताऊ के लड़के हैं तो उनके साथ वो हमको लिवा गए थे अपने साथ। तो हाई स्कूल इंटर हमने फैजाबाद से किया, फिर बीए इलाहाबाद से किया और उसके बाद हमने फार्मेसी का डिप्लोमा किया बुलंदशहर से। तो उसके बाद फिर कुछ दिन अस्पताल में सुई वुई लगाने की ट्रेनिंग भी किए और 1 साल लखनऊ में एक अस्पताल में नौकरी भी किए। अच्छा। तो तब जा कर के ये हुआ कि फिर हमने पत्रकारिता का डिप्लोमा किया। अच्छा, उसके बाद फिर कुछ दिन हिंदुस्तान में था, कुछ दिन ये जनसत्ता जो एक्सप्रेस करके नया वाला खुला, घनश्याम पंकज संपादक थे, उनके साथ था। फिर हमारा अमर उजाला में हुआ तो मैं नोएडा चला गया और वहाँ फिर 4-5 साल मेरा प्रमोशन हो गया था, सीनियर सब एडिटर हो गया था मैं। तो उसी समय अचानक ये हुआ कि किसी ने कहा जेएनयू का फॉर्म आया है। असल में गया था मैं नाटक देखने, ये भी दिलचस्प बात है कि गया था मैं नाटक देखने एनएसडी में और लौट रहे थे वहाँ से, तो लक्ष्मी नगर में बस बदलनी रहती है तो वही हरी भरी आती थी, तो उसके आने में देर थी। तो मैं एक किताब की दुकान पे खड़ा होकर के पत्रिकाएं देखने लगा, क्या आया है क्या नहीं। तब तक एक लड़का आया तो उसने उस दुकान वाले से पूछा कि जेएनयू को फार्म बचा है क्या? तो बोला हाँ, एक बचा है, नहीं ले जाओगे तो हम बेच देंगे। तो जैसे ही वो लड़का उधर गया तो हमने कहा कौन सा फार्म है, ज़रा भाई हमें दिखाना। तो उसने कहा ये फार्म आया हुआ है, इसी के लिए मांग रहे हैं। तो उसने दिखाया तो वो एमए का फार्म था। तो हमने कहा मैं इसको ले सकता हूँ? बोले आप ले जाइए, मुझे तो बेचना है, उनको दूसरा मंगा के देंगे। तो इस तरह से साहिब उसका फार्म, अगले दिन ही लास्ट डेट थी, मैं अगले दिन फिर जेएनयू में गया, उसका फार्म जमा किया और फिर उसकी परीक्षा भी नौकरी करते हुए दे दिया था। और ये मान के कि अगर हो जाएगा तो पढ़ लेंगे, पढ़ने में तो हर्ज है नहीं, बाकी नौकरी तो हमको अमर उजाला की ही तब करनी थी। लेकिन जब हमारा हो गया एडमिशन और कुछ दिन वहाँ रहे तो ये समझ में आया कि कुछ दिन के लिए क्या, अब तो पहले पढ़ाई का काम ही पूरा कर लेना चाहिए। तो फिर मैं 2007 में 3 से 7 तक मैं अमर उजाला में था
तो 2007 की जुलाई में हमने उसको छोड़ दिया, तो फिर से विद्यार्थी हो गया। और विद्यार्थी होने में भी ये था कि फिर उसके बाद प्रोफेसरशिप करनी थी, लेकिन और दिल्ली विश्वविद्यालय में कुछ दिन पढ़ाए भी, लेकिन होते होते अब 2015 के बाद का जो परिदृश्य है उसमें ये समझ में आया कि अब तो कुछ और करने की ज़रूरत है। अब तो नौकरी जेएनयू में आप रहे, तो जेएनयू का आपके सांस्कृतिक मानस पर क्या प्रभाव पड़ा? किस तरीके की स्थितियाँ थी वहाँ? कौन कौन लोग थे जिससे आपका एक संसार बना? देखिए, जेएनयू का जो हमारे कहिए कि वैचारिक मानस पर जो असर हुआ वो बहुत ही गर्व करने लायक है। आयशा को हम पहले से जानते थे और ये हमारा ही बैच था, 2 बैच कहिए, 2005 का और 6 का। ये 2 बैच जब जेएनयू में इकट्ठा हुए, इनके विद्यार्थी अलग अलग जगहों से आए हुए लोग, तो 2007 में आयशा 4 सीट जीत गया। संदीप सिंह पहली बार जो प्रेसिडेंट बना था और 4 सीट सेंट्रल पैनल की जीत गया था, तो ये हम लोगों का बैच था। और उसके बाद से 2015 तक आप देखिए, उस बीच सबने, एबीवीपी ने भी और बापसा ने भी, सोशल जस्टिस के फोर्सेज ने भी सारा जोर लगा लिया, लेकिन उसको उखाड़ नहीं पाए। तो ये बहुत ही रिच अनुभव है, समझिए, वैचारिक रूप से, और ख़ास तौर पर कहिए कि इतिहास चेतना ना, उसने इतिहास चेतना को जगा करके हमको माला माल कर दिया। और हमारे फोकलोर के विद्यार्थी के लिए ये बहुत ही काम की चीज़ हुई। आज की तारीख में ये बात मैं और जिम्मेदारी से कह सकता हूँ। कौन कौन लोग थे आपके साथ जिनसे आप जुड़े थे? अध्यापकों को कह रहे हैं? अध्यापकों में भी और साथ में सहपाठियों? सहपाठ मेरा तो आप समझिए कि मैं सोशियोलॉजी में, मैं हिंदी में था, लेकिन मैं सोशियोलॉजी में भी क्लास लेने जाता था, मैं हिस्ट्री में भी जाता था क्लास लेने, फिलॉसफी में भी जाता था ना। अभिजीत पाठक से ले करके और विवेक कुमार से ले, सब मुझको पर्सनली इसीलिए विद्यार्थी के तौर पर भी जानते थे। बाकी अध्यापकों में तो पांडे जी, मैनेजर पांडे जी उस समय हमारे सामने ही रिटायर हुए। अग्रवाल साहब जो है वो यूपीएससी में चले गए और तलवार जी तब चेयरपर्सन हुए। तो अध्यापक लोग तो ये थे ही, बाकी नामवर सिंह मैंने और केदारनाथ सिंह, ये लोग भी रेगुलर आते ही रहते थे। बाकी विद्यार्थियों में हमारा एक पूरी बहुत रिच गैदरिंग हुई, और उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, विद्रोही और असित दास अभी शायद इंदौर में है या रतलाम में कहीं पे है। तो ये लोग हम लोगों के साथ उठते बैठते थे। जो ग्रुप हमारा बैठता था, आप समझिए उसमें इंग्लिश से लेके फिलॉसफी से, हिस्ट्री से, सोशियोलॉजी से, माने सारे सब्जेक्ट का स्टूडेंट गैदर होता था। हम लोगों की जो रिचनेस हुई वो इसी वजह से हुई कि सारे सब्जेक्ट का लोग बैठता था और ये रेगुलर डिस्कशन था। अच्छा, मज़दूरों के बीच से, मज़दूरों से भी हम लोगों ने दोस्ती बनाई, तो इसलिए वो हम लोगों के लिए और अच्छी बात हुई, जिसने हमको वैचारिक रूप से समृद्ध किया। संस्कृति कर्म की तरफ आपका झुकाव सक्रिय रूप से कैसे बना और उसमें कितना आप सक्रिय? ये तो कहिए कि 2014 का जो चुनाव हुआ लोकसभा का, तो इसमें हम लोग जो जेएनयू की टीम एक बनारस गई थी प्रचार करने और मोदी के खिलाफ प्रचार करने गई थी, उस टीम में मैं भी गया था। तो तब तक तो यही ख्याल था कि अब थीसिस हो जाएगी, और अध्यापकों का भी यही था कि थीसिस कर लीजिए तो कहीं पढ़ाइए। और कहिए कि 2-3 जगह तो एकदम होने के नज़दीक हो गया था। संजोग से अच्छा ही हुआ कि नहीं हुआ, नहीं तो अगर उस समय नौकरी हो जाती तो शायद बाद में इस तरह से सोच नहीं पाते। लेकिन जब थीसिस हमारी 2015 में अप्रूव हुई, तो तब तक इस देश का, समाज का वातावरण बदल जा रहा था, और हमने देखा कि ये उच्च शिक्षण का जितना तंत्र है, ये आरएसएस की सरकार इसको करप्ट करने जा रही है। इनको शोध बोध की क्या, इनको अकल बुद्धि की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए अगर इसमें शोध बोध नहीं हो पाएगा
और नहीं करा पाएंगे। हम पढ़ना सीखे हैं, शोध कराना, अगर उसकी ही जगह नहीं है तो इसमें हम क्या करेंगे। तो फिर और प्रणय जी से परिचित हूँ मैं, और उधर JNU में भी तपस्दा था, और भी सीनियर लोग, तमाम बातचीत होती रहती थी। तो होते होते ये हुआ कि जो सांस्कृतिक प्रचार की ज़रूरत है और एक असल में एक आइडियोलॉजिकल ब्लॉकेज काम कर रहा है हमारी सामूहिक चेतना में, तो उसके लिए कुछ अगर उद्योग किया जा सकता है, कुछ श्रम किया जा सकता है। और ख़ास तौर पर इसलिए कि कविताएं वगैरह तो पहले भी बना रहे थे, मैंने यूँ ही थोड़ा मोड़ा, लेकिन लगा कि हम अवधि में ख़ास तौर पर इसमें गीत गान अगर हम अपना बढ़ाएंगे तो हमारी कुछ गतिमति हो सकती है। इसलिए वहीं से 2015 से ही धीरे धीरे। तो क्या बचपन से ही आप बिरहा की तरफ आकर्षित थे, या किस तरीके से आप, क्योंकि यह एक ऐसी कला है जिसकी कुछ तो प्राकृतिक तौर पर ये होता है कि आपकी आवाज़ का खुला हुआ होना और उसमें दिलचस्पी होना, या फिर अचानक आपने निर्णय लिया कि आपको इस तरफ जाना है? तो फिर ना, हाँ, बचपन से ही था बिरहा का। तो ना मुझे तो समझिए कि बारात रात में जहाँ गाना नहीं भी होता था, गाना होता था, लोग वहाँ तो खड़ा कर ही देते थे। जब मैं 4, 5, 6 हमारे ख्याल रहा 6, 7 की बात हो गई है, तो वहीं वो कि एक ठो लड़का भी आया, वो गाता है ना, तो वहाँ भी अपना खड़ा। हालांकि उसमें सुरताल बहुत ठीक से नहीं है, मुझे याद है कई मौक़ों पर कि जैसे एक जगह ढोल वाला बजाने लगा तो कलिकापुर में, तो अब बजाने लगा तो हमको बाजे के साथ गाने का कोई ये था नहीं, तो उसमें जैसे आगे पीछे हो जाता था। तो ये तो था पहले से था, तो ये थोड़ा तो अपनी टीम गठित कर ली। हाँ, टीम तो हमारी काम करने लगी। तो मैं आपकी उस प्रतिबद्धता की ओर, जो संस्कृति को लेकर, जो गाने को लेकर, जो संस्कृति पर्व को लेकर है, उस पर बात करूँ। उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप एक अपना कोई गीत सुनाइए, और फिर उसकी तरफ कि आप जो वर्तमान परिवेश है उसमें गाने की क्या भूमिका समझते हैं और संस्कृति कर्मी की क्या भूमिका समझते हैं, इस पर गीत सुनाता हूँ पहले। और वो एक बात और जोड़ दूँ कि हमने 3-4 जगह टूर लिया। 2 नगारे वाले ऐसे मिले जो छोड़ चुके हैं, कौड़ी राम भी छोड़ चुके थे और नंदलाल भी, तो हमने उनके साथ बजा के गा के देखा, तो नहीं बना। फिर उनको भी नहीं मज़ा आया, हमको भी नहीं मज़ा आया। तो फिर कुछ दिन राम बिसुन के साथ उठते बैठते रहे, वो लोग उधर मोतीगरपुर के हैं, छिदवारी के। फिर तब सूबेदार से भेंट हुई। तो ये सूबेदार जो है, सूबेदार भुरई राम के साथ आल्हा भी गाते थे, उसके पहले बिरहा गाते थे। पुराना उस्ताद है और करीब 65 साल की उम्र होगी। पहले बिरहा माने जांघिया पहन के नाचते थे, फिर जब थोड़ा उम्र हो गई तो नगारा बजाने लगे, टेरी बैठते। उस आदमी का साथ में बैठना आप समझिए जैसे बरगद की छाँव में बैठना लगता है। और सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि मैं थोड़ा जो जन पक्षधर चेतना, जन सांस्कृतिक चेतना हमारे यहाँ काम करती है, और ख़ास तौर पर ये अवतारवादी संस्कृति और विचार का जो विरोध है, तो वो यद्यपि पुराने स्कूल का ट्रेंड व्यक्ति है, लेकिन उसके यहाँ इस बात की जगह है कि एक ही बात को कोई ज़रूरी थोड़े है कि दोहराया जाए। अगर कोई और भी बात ले आ रहा है तो अच्छा, उसको एक कि हमारी जो वाणी को कहता है कि बहुत मीठी ज़बान है, जो धीरे से कहने का लहजा है, बातों को बग़ैर कोई शोर किए, बग़ैर चिल्लाए चिल्पों किए, आहिस्ता से जो कह देने का अंदाज़ है, ये उसको बहुत प्यारा लगता है। तो इसलिए हमारी उनसे उनके दोस्ती हुई। हालांकि उनके साथियों से हम लोगों के आपस में भी, ख़ास तौर पर उनके जो मुख्य गायक पहले से राजेंद्र हैं, उन लोगों से कहा सुनी इस बारे में चलती रह रही है, चलती रहेगी हम मानते हैं। लेकिन हमारी एक टीम हो गई है, और वो लोग, मुझे खुशी है कि वो लोग मुझे अपने टीम का सदस्य मानते हैं। तो सट्टा बयाना जहाँ होता है तो लोग मुझे भी अपना हिस्सा देते हैं उसी तरह से, जैसे जितना पैसा मिलता है चंदा वंदा सब मिला के, तो वो सब करके फिर तो वो मुझे भी अपने बराबर मानते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत
अच्छी बात है। जैसे बराबर मानना, किसी के बराबर, उनके जैसे उनके साथ तादात्म्य का, जब मैं उनसे घुल मिल जाना चाहता हूँ, उनको कहिए कि कुछ सिखाने के बजाय उनसे सीख लेने का मेरा ज़्यादा ये है ना। उनका अपना तरीका है, जीवन भर भाई उसने यही, उसने बचपन से ही, हमने तो थोड़ा देर से सीखा, लेकिन वो सब तो समझिए पैदा होने के साथ ही ढोल और टिमकी बजाना शुरू किया। तो इसलिए वो ट्रेंड उस्ताद लोग हैं, उन्होंने हमको अपना साथ लिया, तो इस वजह से हमारा भी आत्मविश्वास बढ़ा। और ख़ास तौर पर सूबेदार का मैं बहुत आभारी हूँ। और उस आदमी की स्मृति आप समझ लीजिए, वो रात भर का गायक है ना, एक ज़माने का, और अभी भी तमाम गीत उनको बिरहा बहुत अच्छी तरह याद। तो वो जो मान लीजिए उसको फिर दोहराएंगे, वो जो है ना, आइएगा तो आपको हम एक बातचीत जो है सूबेदार की, बहुत रिच बातचीत आपको। तो ये कह रहा था कि सूबेदार जो है उनसे सीखने का बहुत ही सौभाग्य की तरह, जैसे मैं बात कह रहा था कि जैसे विद्रोही के साथ बैठना या त्रिलोचन शास्त्री से बतियाना और सूबेदार से बतियाना मुझको एक जैसा लगता है। इन माने ये लोग एक ही प्रतिभा के, एक ही कैलिबर के व्यक्ति हैं। तो वो गीत जो आप कह रहे थे, वो गीत आपको एक सुनाता हूँ, फिर उसमें बात को अपनी जोड़ेंगे। हरे बजर परी कि तोरा तोरा हो जा जीरिया, बजर परी तोरा तोरा हो जा जीरिया, बजर कि तोरा तोरा हो जजरिया, बजर परी कि खोला खोला हो के वाणिया, बजर परी खोला खोला हो के वाणिया, बजर कि सत्य कहाँ से आया और अक्षर आसन कहाँ जमाया, और ज्ञान तत्व को धरती की गोदी में कहाँ बसाया, कि सुन्नर बारी वारा सारिया, बजर परी सुन्नर बारी, सुंदर जो है सुन्नर बारी वारा सारिया, बजर सुन्नर बारी वारा सारिया, बजर कि रामायण का झगड़ा क्या है यह भी सोचो भाई, रामायण का झगड़ा क्या है यह भी सोचो भाई, और महाभारत का मसला क्या है हमसे सुनाओ बताई, अंधे लूले कीरी गिरिया, बजर पर। अंधा लूला कहने से कोई व्यक्ति में अर्थ में नहीं लेना चाहिए। कविता की मीनिंग यही है कि संपत्ति के झगड़े में आदमी अंधा लूला हो जाता है। कथा में जो चित्रित है उसको ये नहीं मानना चाहिए पांडु धृतराष्ट्र को ना। कविता की मीनिंग ये है कि वो अंधा लूला बना देती है, यही उस कविता का अर्थ है। तो अरे महाभारत का मसला क्या है हमसे सुना बताई, अंधे लूले गिरी गिरिया, बजर पा अंधे लूले गिरी गिरिया, बजर कि धर्म का धंधा और देवी देवता जाति कहाँ ते आई, धर्म का धंधा देवी देवता जाति कहाँ ते आई, और ईश्वर अल्लाह पूजा पोथी बढ़ती गई ओझाई, के बिरहा माँ बैठी भावारिया, बजर परी बिरहा माँ बैठी भावारिया, बाजा हे बजरा परी रे बाबू, बजरा परी रे भाई, बजरा बिरहा माँ बैठी भावारिया, बजरा परी बिरहा माँ बैठी भावा,
कि अकल बुद्धि का हरण हुआ तो बरन बरन का धोखा। अकल बुद्धि का हरण हुआ तो बरन बरन का धोखा। और भक्ति भजन कहाँ से आया कि मनई होइगा खोखा। के मुरली वाले की बांसुरिया बजर परी। मुरली वाले की बांसुरिया बाजा। हे मुरली वाले की बांसुरिया बाजार परी। मुरली वाले की बांसुरी। कि भेदभाव को इस समाज में किसने लेकर आया। भेदभाव को इस समाज में कुछ बुनियादी सवाल हैं कि भेदभाव को इस समाज में किसने लेकर आया। और ऊंच नीच के डबल फांस में बंदी कौन बसाया। कबीर के यहाँ उलट बांस थी, हमारे यहाँ डबल फांस है। एक सामंती एक पूंजीवादी ना। कि ऊंच नीच के डबल फांस में बंदी कौन बसाया। कि लोरिक संवरू कै जागीरिया बाजार परी। लोरिक संवरू कै जागीरिया बाजा। हे लोरिक संवरू कै जागीरिया बाजार पर। आल्हा उदल कै जागीरिया बाजार परी। आल्हा ये गाथा गायन है और इनके खास मतलब हैं ना। ये हमारे बुजुर्गों का गाना है और यही आज भी गाया जा रहा है। उनका नैरेटिव पलट गया ना। वो जो पलटवार का किस्सा था, बदला लेने का किस्सा था, उसको चरित्र हनन से जोड़ दिया साहेब। ये आल्हा हो गया ना। नहीं तो आल्हा बहुत कीमती गाना है। आप उसकी जो उसका तत्व है, वस्तु तत्व है, आप उसको आल्हा के बजाय अगर चनैनी में देखें, लोरिकायन में, तो आप अधिक नज़दीक तक देख सकते हैं कि कहाँ से उसमें ट्विस्ट हुआ है। तो अरे ऊंच नीच के डबल फांस में बंदी कौन बसाया। लोरिक संवरू कै जागीरिया बाजारा पा। लोरिक संवरू कै जागीरिया बाजारा। कि किसने मारा, कहाँ पे मारा, चोट कहाँ पे आई। किसने मारा, कहाँ पे मारा, चोट कहाँ पे आई। और उल्टी चाल कहाँ ते आई कि हंडिल गवा टेढ़ाई। कि रोजी रोटी कै फिकिरिया बजर परी। रोजी रोटी कै। आज नौकरी के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। ये हमारी टेरिटरी हुआ करती थी, आज नौकरी के लिए तरस रहे हैं। कि रोजी, अरे किसने मारा, कहाँ पे मारा, चोट कहाँ पे आई। और उल्टी चाल कहाँ ते आई, हंडिल गवा टेढ़ाई। रोजी रोटी कै फिकिरिया बाजारा पा। रोजी रोटी कै फिकिरिया बाजारा पारी। तोरा तोरा हो जा जीरिया बाजारा पारी। खोला खोला हो के वाड़िया वाह। तो मुद्दे तो हमने गिना दिए आपको, यही हम उसमें कहना चाहते हैं। अभी जो संस्कृति का रूप है, ख़ास तौर से मैं देख रहा हूँ, जैसे यहाँ लोकल में आप आए हुए हैं, कल में देखा कि यहाँ जो प्रस्तुत गीत थे जी, उसमें 80% से ज़्यादा गीत सब मनुवादी अवधारणाओं पर आते हैं। लोक संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसमें प्रतिरोध की कोई क्षमता नहीं है, जो वो स्थानीय सौंदर्य के वशीभूत होकर उन्हीं तमाम सारे पुराने मूल्यों को वो पोषित करता है। तो ऐसे में एक संस्कृति कर्मी और लोक गायक के रूप में आप क्या समझते हैं कि आगे आने वाले समय में किस चीज़ की तरफ जो है हम लोगों को ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है, और कौन सी चीज़ सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में योगदान करेगी? देखिए, जो पुराण पंथ है ना, किसी भी संस्कृत कर्मी को सामंतवाद दुनिया भर में रहा, ये हमारे इलाके में जिस रूप में काम किया है, वो पुराण पंथ, वो चेतना कैसे काम कर रही है, उसको आप सामंती चेतना भी कह सकते हैं, उसका सामना हर संस्कृत कर्मी को करना होगा। क्योंकि
संस्कृति का सवाल वास्तव में इतिहास चेतना का सवाल है। जो सामाजिक संदर्भ हैं, राजनीतिक संदर्भ हैं, आर्थिक संदर्भ भी कहिए, ये तब तक स्पष्ट नहीं है जब तक आप ऐतिहासिक संदर्भ को नहीं देखेंगे कि किस क्रम में प्रॉपर्टी रिलेशन का झगड़ा कैसे सेटल हुआ है, उसमें कौन डोमिनेट कर गया है, किसने किसको दबेड़ दिया, और दबेड़ दिया तो ऐसा दबेड़ दिया कि ये उन्हीं का गाना गाने लगे। ये जो भक्ति भजन का गाना है ये हमारे गीतों में नहीं था, ये तो सामंत 8वीं शताब्दी के बाद जब ये विष्णु भगवान आ गया तो ये पाप का अड्डा खुल गया, इसने सारा गीत गान बदल दिया, वही धुन ताल वही बाजा, लेकिन जो जिसके उद्देश्य दूसरे थे उद्देश्य ही पलट गया साहिब। अवतारवादी चिंतन ने जिसको कहा उसने ने कि सिर के बल खड़ा कर दिया, वो तो सिर के बल यहाँ खड़ा हुआ है। बौद्धों का ब्राह्मणों से जो झगड़ा था वो झगड़ा आकर के यहाँ जाके कल्मिनेट हुआ। इसलिए पुराणपंथी जो चेतना है वो पुराणपंथी चेतना हर जगह काम कर रही। ये हमारे जो गायक कलाकार लोग आए हुए हैं, मैं जो अपील कर रहा था ना, उसका मतलब उन सब से भी था कि ये लोग, अच्छा इनकी सीमा ये है कि ये परफॉर्म करना जानते हैं, लेकिन गीत जो है, गीत तो बनाने वाले हैं ना, तो जब तक उन गीतों को बनाने वाले दृष्टिवान लोग नहीं होंगे, जैसे मैं भी जो है, हमारे सामने भी लिखा हुआ भी रहा है सहदेव का, माधव राम का और दूसरे लोगों का, बद्री राम यादव का, इन लोगों का, लेकिन उन गीतों से हमारा काम चल नहीं सकता। तो इसलिए हमारी कहिए कि ज़रूरत भी है, मजबूरी भी है। हमारे साथ के लोग हमारी बात से सहमत हो जाते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि बतिया सही तो कहत है, लेकिन जवन कहत है गानवा कहाँ बा। तो गाना जब तक वो गाना नहीं बनेगा या जो था वो तो गुम हो गया। आप इम्प्रोवाइज करते हैं, लिखते हैं या कोई कवि लिखता है? ना, मैं तो गीत अपने बना लेता हूँ साहिब, इन लोगों से ही प्रेरणा पा के। धुन ताल तो यही है जो जनपद की है, बाकी ये है कि इनके साथ उठते बैठते तो मैं धीरे धीरे बिरहा बनाना सीख जा रहा हूँ। तो उसमें ख़ास तौर पर कथानुमा, जैसे गांव के जो लोग हैं वो, ये तो कविता नुमा हम आपको सुना दे रहे हैं। एक अंतिम चीज़ सुनाइए आप, ताकि कार्यक्रम को सही मोड़ तक ले जाया जा सके। एक कथानुमा जो आप बता रहे हैं उसका एक प्रसंग सुनाइए। कथानुमा प्रसंग, हाँ कथानुमा प्रसंग सुन लीजिए साहब। कथानुमा प्रसंग जो है एक से एक दिलचस्प हैं, और जैसे ये है ना कि कहाँ बीच से सुनाऊँ उसके, क्योंकि शुरू से तो बहुत लंबा तो उसमें हो नहीं सकता। बिरहा जो कथानुमा है वो तो मानिए कि 2 घंटे 3 घंटे तक का गाना है। तो जैसे एक जगह ये हुआ, अम्बेडकर नगर की बात है, तब फैजाबाद ज़िला लगता था, सच्ची घटना है। यादवों और ठाकुरों के बीच में मार हो गई। ये सन 73 की बात है, और जरा सी बात को लेकर के झगड़ा हो गया था। तो उसमें 14 लोग मारे गए, 14 ठाकुर मारे गए, 7 अहिर घर था, अहिर 7 घर थे, 7 गांव ठाकुर। मैंने सचमुच लगता है ना कहाँ से नरेटिव लाया। सहदेव वर्मा ने सच्चा बिरहा लिख दिया और सच्ची बात है। तो उसको जो है जब बिरहा बना दिया, हमको उनकी जो उनका 2 रजिस्टर फुल है, फुल स्केप का फुल है। उसमें समझिए एक चीज़ यही ऐसी लगी कि जो हमारी बात है ना, तो उसको हमने याद किया है। कभी मौका आएगा तो आज के साथ जब तो आपको पूरा उस गीत उसको मैं रिकॉर्ड कराने वाला था। तो उसमें जो है जैसे देखिए शुरू यहाँ से होता है, उन्होंने अपने ढंग से लिखा है कि डेरा करा जिगर में काली, मुझे भी बदला देना, हाथ जोड़ विनती करता हूँ, अर्ज हमारी सुन ले,
सातों बहनें कुशली सुनली हमारी नैया तुमके सोरा साई कंटाइन सुनली हाय गरबारी सेना सोरा साई कंटाइन सुनली हाय गरबात हाथ जोड़ विनती करता हूँ महाराज हमारी सुन लेना गंगापुर डरवा का झगड़ा जवाब लिख देना सेवागंज बाजार साइकिल किसी जगह पर रख देना रहे गया प्रसाद साथ जाओ हरी राम डरवा के नाम बहुत चीत करते आपस में बैठ यहाँ के रहे बेना बद्री राम का चेला जागे कहा सभा में लट गे ना हम बद्री राम का चेला जागे कहा सभा में कहा सभा में लट गे ना सारा गाय सुमरन गाय के सुना यहार के बातें छोड़ दिया पंचो भाल यहार के सुना यहार के बातें छोड़ दिया पंचो भाल यहार के इंद्रपाल सिंगापुर कॉलेज में रहन कलार के सुना रोहू बाजार में आते जाते बलवान नहीं थे घर के सुना खान पान रहन गुजर शासन से संपर्क सुना धूम साइकिल जादव गए चला गए वह घर के सुना हरि राम की जागी धड़कन जाने लगा घर के सुना अपन साइकिल ना देखें तब उधार कलेजा धड़क सुना इधर उधर पूजन लागे वह गली दुकान धड़क सुना 2 घंटे के बाद में ठाकुर आए फिर उस दर्द सुना 2 घंटे के बाद में ठाकुर आए फिर तो ये इस ढंग से ना ये पूरी कथा है। फिर बाद में ये हुआ कि पहले ठाकुरों ने उसको पिटाई कर दी जादव की दोनों की फिर उसके बाद जब ये खबर गांव में गई तो वो सब तैयार हो गए चले लगा हवत नारा है मोहारी के वो तक पहुँचे दरबार खून सवारा है 5 लाठी जाके मंदिर मस्जिद पे मारा 5 लाठी जाके मंदिर ना उसमें फिर ये दिलचस्प बात यह नहीं कहें सहदेव शहीद शिवजी दीना सापर करारा है वो जो अम्बेडकर अकबरपुर से फैजाबाद की तरफ आप जाइए शिव बाबा है तो कहते हैं कि वो तब तक बोलते थे उसी घटना के बाद से उन्होंने बोलना और घटना आशीर्वाद क्या दिया था श्राप क्या दिया था कहें सहदेव शहीद शिवजी दीना सापर करारा यहाँ से लटका आता है मारा जाता है हिरन के समान महाराजा जाता है हिरन के समान मारा जाता है का दुख परमेश्वर देते वो कर मती पहले हरि लेते आदमी पर जब सकेते खोवै जन्ना वाहना आदमी पर जब सकेते खोवै जान यही रे ठकुरे गरजे ओ ललकारे उत्तर मौहारी के आवे नारा गावा गए शिव बनवा गावा गैला ये इसी धुन पर ना 20 कड़ी ऐसी चली जाएगी अद्भुत भी है और इसको तो निश्चित रूप से हम पूरा सुनेंगे साजबाज के साथ पूरा मजा तब ये है एक बातचीत अब आपके दर्शकों का प्यार होगा कि आप डिमांड करेंगे कि आप पूरी तरह से ये कथा गाएंगे और उसमें जो आपने परंपरा में प्रगतिशील पक्ष जोड़ा है उससे भी परिचित कराएं। बहुत बहुत अभी आप देख रहे थे जाने वाले गायक ब्रजेश यादव को उनसे बातचीत और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया है तो उसको करिए ताकि हम इस तरह से तमाम सारी बातचीत जो आपके सामने आते हैं
जब हम उसको अपलोड करें तो आपको पहुँचे। नमस्कार।